क्या आप नेक्स्ट मंथ भी टाइम पर डिलीवरी कर सकते हो? क्या बिगर ऑर्डर हैंडल कर सकते हो? क्या वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद भी सेम सर्विस मेंटेन कर सकते हो? एक पर्सन बोलता है ट्रक तो निकल चुका है, वेयरहाउस बोलता है ट्रक अभी भी आया नहीं है, ट्रांसपोर्टर के पास डिफरेंट अपडेट्स है। यही फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक ग्रोथ प्रॉब्लम बन जाती है। और जब इंटरनेशनल कस्टमर एक मच बिगर ऑर्डर प्लेस करे तो क्या एमएसएमई स्केल अप कर सकती है? ये क्वेश्चन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट सक्सेसफुल एमएसएमई एक्सपोर्टर सिर्फ वो कंपनी नहीं होगी जो बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। इंडिया की एमएसएमई एक्सपोर्ट स्टोरी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। जो मैन्युफैक्चरर पहले सिर्फ अपने स्टेट के अंदर प्रोडक्ट सेल करता था, आज वो यूरोप के कस्टमर्स को टारगेट कर रहा है। टेक्सटाइल बिजनेस मिडिल ईस्ट के मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही है। इंजीनियरिंग कंपनीज ओवरसीज मैन्युफैक्चर के कंपोनेंट्स को सप्लाई कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना सिर्फ एक बिगिनिंग है। ऑर्डर मिलने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या बिजनेस उस ऑर्डर को स्मूथली डिलीवर भी कर सकता है? क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है जो इंटरनेशनल कस्टमर्स को चाहिए। एक्सपोर्ट का मतलब है उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से कस्टमर तक राइट कॉस्ट पर, राइट टाइम पर और प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ पहुंचाना। और जैसे जैसे इंडियन एमएसएमई ग्लोबल मार्केट में एंटर कर रहा है, सप्लाई चेन की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। इकोनॉमी सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग एमएसएमईज अब इंडिया का एक्सपोर्ट बन चुका है, अराउंड 48% कंट्रीब्यूशन करते हुए, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट। तो अब सवाल ये है कि क्या एमएसएमईज इंडिया के एक्सपोर्ट स्टोरी में रोल प्ले करेगा या नहीं? वो ऑलरेडी कर रहा है। बड़ा सवाल ये है, क्या उनकी सप्लाई चेन्स इस ग्रोथ को हैंडल कर पाएगी? एक्सपोर्ट ग्रोथ एक नया लॉजिस्टिक चैलेंज क्रिएट कर रही है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गुजरात की एक इंजीनियरिंग एमएसएमई को जर्मनी के एक बड़े कस्टमर से बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। फैक्ट्री ने अपना काम कर दिया, रॉ मटेरियल रेडी है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट्स पैक हो चुके हैं, कस्टमर ऑर्डर का वेट कर रहा है, लेकिन अब शिपमेंट को मूव करना है। सबसे पहले फैक्ट्री से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके बाद शायद वेयर हाउस या कंसोलिडेशन पॉइंट, फिर पोर्ट, उसके बाद कस्टमर्स और डॉक्यूमेंटेशन, फिर इंटरनेशनल फ्लाइट और फाइनल कस्टमर तक डिलीवरी। सडनली जो एक सिंपल शिपमेंट लग रहा था, वो एक्चुअली मल्टीपल एक्टिविटीज़ की एक चेन बन चुका है, और इस चेन की हर लिंक इम्पॉर्टेंट है। ट्रक लेट हुआ तो कार्गो प्लान भी लेट हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन रेडी नहीं है तो शिपमेंट होल्ड हो सकता है, वेयरहाउस कोऑर्डिनेशन स्मूथ नहीं है तो गुड्स अननेसेसरी टाइम तक वही पड़े रह सकते हैं। कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम्स किस स्टेज पर हुई है, उसे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि शिपमेंट अभी तक नहीं आई। यही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बीच में मेजर डिफरेंस है। डोमेस्टिक मार्केट में एक छोटा डिले कभी कभी मैनेज हो जाता है, लेकिन इंटरनेशनल कस्टमर्स के फिक्स प्रोडक्शन स्केड्यूल के साथ काम करते वक्त एक स्मॉल डिसरप्शन भी मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। और एक्सपोर्ट एक्टिविटी ऑलरेडी रैपिडली ग्रो कर रही है। एक्सपोर्ट करने वाले एमएसएमईज के नंबर 2020-21 में अराउंड 52,000 से बढ़कर 2024-25 में 1.73 लाख हो चुकी है, यानी सिर्फ 4 साल में एक्सपोर्टिंग एमएसएमईज की नंबर 3 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे जैसे बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करेंगे, उनकी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। आज एक एमएसएमई 10 शिपमेंट्स हैंडल कर रहा है, कल सडनली उससे इससे ज़्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं। क्या एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर इतना वॉल्यूम हैंडल कर पाएगा? क्या वेयरहाउस के पास इनफ कैपेसिटी होगी? क्या बिजनेस बिना आवर्स ऑफ मैनुअल कोऑर्डिनेशन के साथ सब कुछ मैनेज कर पाएगा? इसीलिए एक्सपोर्ट ग्रोथ का मतलब सिर्फ मोर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि एक लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना जो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बिना कंट्रोल किए मूव कर सके। गुड प्रोडक्ट ऑर्डर दिला सकता है, डिलीवरी नेक्स्ट ऑर्डर दिला सकती है। यहाँ कन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इमेजिन कीजिए, दो इंडियन एमएसएमई सिमिलर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, दोनों कम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफर करते हैं, दोनों को इंटरनेशनल कस्टमर्स भी मिल रहे हैं। पहली कंपनी कंसिस्टेंटली टाइम पर डिलीवरी करती है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन शिपमेंट्स बार बार डिले होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल बायर दोबारा किससे ऑर्डर करना चाहेगा? प्रोबेबली पहली कंपनी से, क्योंकि इंटरनेशनल बायर सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो आप पर डिपेंड भी कर रहा है। इमेजिन कीजिए, एक इंडियन ऑटो मैन्युफैक्चर कंपोनेंट ओवरसीज कस्टमर्स को कंपोनेंट सप्लाई करता है।
बायर ने अपना प्रोडक्शन स्केड्यूल उन कंपोनेंट्स की अराइवल के अकॉर्डिंग प्लान किया। अगर शिपमेंट डिले हो गया तो बायर को प्रोडक्शन स्लो करना पड़ सकता है, स्केड्यूल चेंज करना पड़ सकता है या टेम्परेरी सप्लायर ढूंढना पड़ सकता है। तो बायर के पर्सपेक्टिव से सप्लायर की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस भी बिजनेस रिलेशनशिप का पार्ट बन जाती है। इसीलिए एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑर्डर इनफ नहीं है। रियल अपॉर्चुनिटी है उस ऑर्डर को फिर से रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट करना, और रिपीट बिजनेस के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या आप नेक्स्ट मंथ भी टाइम पर डिलीवरी कर सकते हो? क्या बिगर ऑर्डर हैंडल कर सकते हो? क्या वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद भी सेम सर्विस मेंटेन कर सकते हो? अगर प्रॉब्लम होने वाली है तो क्या आप कस्टमर के पहले इन्फॉर्म कर सकते हो? ग्लोबल बायर्स को ऐसे सप्लायर्स चाहिए जिन पर वो डिपेंड कर सके, और अपॉर्चुनिटी का स्केल भी काफ़ी बड़ा है। एमएसएमई एक्सपोर्ट्स 2020-21 में अराउंड 3 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 12 लाख करोड़ हो गया। जितना ज़्यादा बिजनेस और पैसा एक्सपोर्ट मार्केट्स में एंटर करेगा, उतनी ही ज़्यादा रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने वाले एमएसएमई को दो टाइप्स के कॉम्पिटिटर्स बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट, क्या मैं राइट क्वांटिटी और राइट प्राइस पर प्रोडक्ट बना सकता हूँ? सेकेंड है डिलीवरी, क्या मैं कस्टमर तक प्रोडक्ट रिलायबली पहुँचा सकता हूँ? दोनों इंपॉर्टेंट है। फ्राइट रेट सिर्फ कॉस्ट का एक पार्ट है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर एमएसएमई बहुत अच्छे से समझती है, मार्जिन्स। मान लीजिए फैक्ट्री से बाहर निकलते वक्त आपका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव प्राइस्ड है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाती है। वेयर हाउसिंग, लोडिंग और अनलोडिंग, फ्राइट, डॉक्यूमेंटेशन, पोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस और कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट जो इनएफिशिएंट हैंडलिंग की वजह से आ सकते हैं। सडनली कस्टमर को सर्व करने की एक्चुअल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए एक्सपोर्टर को सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि कौन सा ट्रांसपोर्टर लोएस्ट रेट दे रहा है। सवाल ये है कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने की टोटल कॉस्ट कितनी है। डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर एक एमएसएमई के मल्टीपल स्मॉल शिपमेंट सेम रीजन में जा रहे हैं तो बेटर प्लानिंग और कंसोलिडेशन से ट्रांसपोर्टेशन को मोर एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है। या फिर बिजनेस बार बार एक ऐसे रूट को यूज़ कर रहा है जहां ट्रक्स बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम स्पेंड करते हैं। पेपर वर्क, फ्राइट रेट रीजनेबल लग सकता है, लेकिन वेटिंग टाइम भी बिजनेस के लिए कॉस्ट करता है, और डिलेज भी कॉस्ट होती ही है। अगर शिपमेंट स्टक हो गया तो एडिशनल स्टोरेज, हैंडलिंग या अर्जेंट ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस आ सकता है। कभी कभी बिजनेस को लॉस्ट टाइम रिकवर करने के लिए मोर एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन भी चूज करना पड़ सकता है। इसीलिए चीपेस्ट फ्राइट कोट हमेशा चीपेस्ट लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस नहीं होता। एमएसएमई एक्सपोर्टर के लिए एक रियल गोल होना चाहिए, गुड्स एफिशिएंसी मूव करे, मार्जिन प्रोटेक्ट करे और कस्टमर की टाइमलाइन भी मीट करे। यही वो जगह है जहां बेटर लॉजिस्टिक प्लानिंग रियल बिजनेस डिफरेंस क्रिएट करता है। बिजनेस ग्रो होता है तो व्हाट्सएप और स्प्रेडशीट्स अपने लिमिट्स दिखाने लग जाते हैं। अब देखते हैं जब एमएसएमईज एक्चुअली ग्रो करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। स्टार्टिंग में लॉजिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है। ओनर ट्रांसपोर्टर को जानता है, ट्रांसपोर्टर ड्राइवर को जानता है, अपडेट्स फ़ोन कॉल पर ही मिल जाते हैं। कोई स्प्रेडशीट मेंटेन करता है, कोई इन्वॉइसेस का एक फोल्डर मेन रखता है, और स्मॉल नंबर ऑफ शिपमेंट्स के लिए ये सिस्टम परफेक्टली काम कर सकता है। लेकिन फिर बिजनेस ग्रो होने लगता है, 10 शिपमेंट्स 20 होती है, 20 50 होती है। अब मल्टीपल ट्रांसपोर्टर्स है, डिफरेंट वेयर हाउसेस है, फ्राइट फॉरवर्डर्स है, कस्टम एजेंट्स है, ज़्यादा कस्टमर्स है और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी। और सडनली ओनर का काफ़ी टाइम सिर्फ ये पता करने में चला जाता है इस शिपमेंट का क्या स्टेटस है। एक पर्सन बोलता है ट्रक तो निकल चुका है, वेयरहाउस बोलता है ट्रक अभी भी आया नहीं है, ट्रांसपोर्टर के पास डिफरेंट अपडेट्स है। यही फ्रेगमेंटेड लॉजिस्टिक ग्रोथ प्रॉब्लम बन जाती है। प्रॉब्लम हमेशा ये नहीं है कि बिजनेस के पास बहुत सारे पार्टनर्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर पर्सन के पास इंफॉर्मेशन का अलग टुकड़ा है, और जब ये टुकड़े कनेक्ट नहीं होते, मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। शिपमेंट रेडी नहीं है लेकिन ट्रक अरेंज नहीं हुआ, ट्रक आ गया है लेकिन वेयरहाउस रेडी नहीं है, कस्टमर को डिलीवरी डेट प्रॉमिस कर दी है लेकिन लॉजिस्टिक टीम को पता ही नहीं है कि वो डेटा रियलिस्टिक है या नहीं। शिपमेंट वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ एक स्मॉल कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट कॉस्ट क्रिएट कर सकती है। इसीलिए ग्रोइंग एमएसएमईज को सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स रखने से आगे बढ़ना होगा। उन्हें एक मोर ऑर्गेनाइज्ड लॉजिस्टिक प्रोसेस बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक को गेस वर्क से विजिबिलिटी में कन्वर्ट कैसे करती है?
यहाँ टेक्नोलॉजी गेम चेंज कर रही है। मान लीजिए एक एमएसएमई की शिपमेंट फैक्ट्री से पोर्ट की तरफ मूव कर रही है। पहले अगर कोई पूछता है कि ट्रक कहाँ है, तो आंसर के लिए शायद 3 फ़ोन कॉल्स करने पड़े। आज बेटर लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म्स मच बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। बिजनेस शिपमेंट ट्रैक कर सकता है, मूवमेंट मॉनिटर भी हो सकती है, चेंजेस होने पर अपडेट्स रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेवलपमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रकिंग की डिमांड साइड और सप्लाई साइड को कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, लोड मैचिंग प्लेटफॉर्म्स एमएसएमईज जिनको गुड मूव करने में और ट्रक ओनर्स जो लोड ढूंढ रहे हैं उनके बीच में एक ब्रिज बना देती है। एमएसएमई के लिए इसका मतलब हो सकता है अवेलेबल ट्रक्स का वाइडर पूल और ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन। ट्रक ओनर्स के लिए इसका मतलब हो सकता है कि लोड्स ढूंढने के लिए मैन्युअली इतना टाइम स्पेंड करना ना पड़े। यह स्पेशली यूज़फुल हो सकता है जब बिजनेस ग्रो कर रहा हो और ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। और टेक्नोलॉजी वैल्यूएबल सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि वो एक ऐप या ट्रैकिंग स्क्रीन प्रोवाइड करती है, रियल वैल्यू या फिर रियल इन्फॉर्मेशन। सपोज एमएसएमई नोटिस करता है कि एक पर्टिकुलर रूट पर शिपमेंट्स रेगुलरली डिले हो रही है, या कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर सर्टेन रूट्स पर बेटर परफॉर्म करता है, या ट्रक्स किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर बहुत ज़्यादा टाइम वेटिंग कर रही है। अब बिजनेस के पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये पता करने के लिए, तो ये कहने के बजाय मुझे लगता है कि ये रूट स्लो है, बिजनेस पूछता है ये रूट कंसिस्टेंटली ज़्यादा टाइम क्यों ले रहा है और हम क्या चेंज कर सकते हैं। ये लॉजिस्टिक्स मैनेज करने का मच मोर पावरफुल वे है। टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक्स टीम को रिप्लेस नहीं कर सकती, ये टीम को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकती है, और ग्रोइंग एमएसएमई के लिए बेटर डिसीजन एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है। लॉजिस्टिक्स को एक्सपोर्ट बिजनेस एक्सप्लोड होने से पहले ग्रो करना होगा। और यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। एमएसएमई को लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सीरियस होने का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब तक बिजनेस टाइम, मनी और कस्टमर्स लूज हो सकते हैं। मान लीजिए एक एमएसएमई एक्सपेक्ट करता है कि अब नेक्स्ट ईयर तक उसका एक्सपोर्ट बिजनेस डबल हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ एक्सेप्ट करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए, जैसे कि क्या एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स डबल वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं, क्या वेयरहाउस के पास इनफ कैपेसिटी है, क्या हर शिपमेंट ट्रैक हो सकती है, क्या बैकअप ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है, और क्या टीम 100 शिपमेंट्स को मैनेज कर सकती है विदाउट मेकिंग 100 फ़ोन कॉल्स। और एक मेजर इशू, वर्किंग कैपिटल। जब गुड्स एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा ट्रांसिट टाइम पड़ रहा है तो बिजनेस को पैसे भी लॉन्गर पीरियड के लिए स्टक रह सकते हैं। बिजनेस ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग पर पैसा स्पेंड कर चुका है, लेकिन पेमेंट शायद तब मिले जब गुड्स कस्टमर्स तक पहुंच जाए और ट्रांजैक्शन मूव फॉरवर्ड हो। तो अगर सप्लाई चेन स्लो या अनप्रेडिक्टेबल है, वर्किंग कैपिटल भी स्क्वीज हो सकता है। एमएसएमई के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्रोथ सिर्फ बिगर ऑर्डर्स लेने का नाम नहीं है। ग्रोथ का मतलब है उन ऑर्डर्स को फुलफिल करना, फुलफिल करने के बाद इनफ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल कैपेसिटी होना। और जब एक्सपोर्टिंग एमएसएमईज की नंबर ऑलरेडी 1.73 लाख तक पहुंच चुकी है, तो लॉजिस्टिक्स को बिजनेस के साथ स्केल करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स को बिजनेस एक्सप्लोर होने से पहले ग्रो करना होगा। गोल ये नहीं है कि 100 एक्सपोर्ट शिपमेंट्स आने के बाद सोचा जाए कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए। गोल ये होना चाहिए कि 20 या 30 शिपमेंट्स के स्टेज पर सिस्टम बिल्ड किया जाए, ताकि 100 शिपमेंट्स तक पहुंचने पर सिस्टम ब्रेक ना हो। द बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एमएसएमईज। इंडिया की एक्सपोर्ट स्टोरी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फाउंडेशन ऑलरेडी यहाँ है। इंडिया में क्रोर्स ऑफ एमएसएमईज है, इंजीनियरिंग गुड्स से लेकर टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स तक। इंडियन बिजनेस बहुत कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अब मोर बिजनेस इंटरनेशनल कस्टमर्स को टारगेट कर चुके हैं। गवर्नमेंट भी इस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए डायरेक्शन में काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन इंडिया की एक्सपोर्ट कंपटीशन को इम्प्रूव करने पर फोकस करता है, इंक्लूडिंग एमएसएमईज और फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी सिर्फ ये नहीं है कि इंडियन बिजनेस को एक्सपोर्ट करने के लिए कन्विंस किया जाए,
और भी बिजनेस पहले से ही उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सवाल ये है, क्या उनके आसपास का इकोसिस्टम इस ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है? क्या एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर राइट ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी को फाइंड कर सकता है? क्या वो गुड्स को अननेसेसरी डिलेस के बिना पोर्ट तक मूव कर सकता है? क्या वो शिपमेंट्स ट्रैक कर सकता है? क्या वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है? क्या वो मल्टीपल पार्टनर्स को मैनेज कर सकता है विदाउट स्पेंडिंग द एंटायर डे ऑन कॉल्स एंड मैसेजेस? और जब इंटरनेशनल कस्टमर एक मच बिगर ऑर्डर प्लेस करे तो क्या एमएसएमई स्केल अप कर सकती है? ये क्वेश्चन इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट सक्सेसफुल एमएसएमई एक्सपोर्टर सिर्फ वो कंपनी नहीं होगी जो बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। ये टीम को बेटर डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। ये वो कंपनी हो सकती है जो सिर्फ उस प्रोडक्ट को अपने कंपेटिटर से ज़्यादा एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर, मूव और डिलीवर कर सके। यही इंडियन लॉजिस्टिक्स में बिगर शिफ्ट है। सप्लाई चेन अब सिर्फ बैकग्राउंड में होने वाला फंक्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली बिजनेस ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एमएसएमई कस्टमर को प्रोडक्ट की वजह से विन कर सकता है, सेकेंड ऑर्डर प्राइस की वजह से मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कस्टमर को रिटेन करने के लिए रिलायबिलिटी चाहिए, और रिलायबिलिटी फैक्ट्री गेट पर ख़त्म नहीं होती, वो पूरे जर्नी में कंटिन्यू होती है। फैक्ट्री से ट्रक तक, ट्रक से वेयरहाउस तक, वेयरहाउस से पोर्ट तक और फाइनली कस्टमर के डोर तक। तो इंडिया के नेक्स्ट वेव ऑफ एमएसएमई एक्सपोर्टर्स सिर्फ इस बात से पावर्ड नहीं होंगे कि इंडिया क्या मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये भी डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को कितनी एफिशिएंटली मूव कर पाएगा। और अगर कोई एमएसएमई ग्लोबल मार्केट्स को टारगेट कर रहा है तो शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या हम एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है, बल्कि क्या हमारी सप्लाई चेन उस ग्रोथ के लिए रेडी है जो एक्सपोर्टिंग लेकर आ सकती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइए।